गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंट्रोपिक गुरु। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एसएससी जेई के प्रीवियस जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो है एफएम फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने इससे पहले फ्लूइड काइनेमेटिक्स का पार्ट, फ्लूइड डायनामिक्स के क्वेश्चन किए कर लिए थे। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा, टॉपिक रहेगा जिसके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो है फ्लो थ्रू पाइप। फ्लो थ्रू पाइप। ओके गाइस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स का, जो कि हमारे एसएससी क्वेश्चन बार बार इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस पुट अप होते ही हैं। ठीक है। तो गाइज प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग और वीडियोस बनाते रहें। ठीक है। जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम लोग और भी आगे वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। ओके। द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ for a circular pipe of diameter d running full is equal to, okay, hydraulic mean depth। दो चीजें यहाँ पे हम लोग को पहले ध्यान में रखना है। सबसे पहला की पॉइंट है ये, और दूसरा की पॉइंट है ये, सर्कुलर पाइप एंड द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द फ्लो, ये ध्यान में रखना है, एरिया ऑफ फ्लो डिवाइडेड बाई वेटेड वेटेड पेरीमीटर। एक मिनट। पेरीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे एरिया ऑफ फ्लो। सपोज करते हैं कि ये हमारा पाइप है। पाइप के अंदर क्या हो रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है, और ये हमारा क्या है, पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर सपोज करते हैं कि इसका रेडियस अगर हमारे पास आर है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और वेटेड पैरामीटर, जो वाटर आएगा तो इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या करेगा, वेट करते हुए निकलेगा, भिगो भिगो कर निकालेगा। ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। आप लोगों को ये पता है आई थिंक, क्योंकि सर्कुलर है ना ये क्रॉस सेक्शन। तो जो हमारा एरिया जो हो जाएगा, एरिया ऑफ फ्लो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है। डिवाइडेड वेटेड पैरामीटर, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर। ओके। पाई से पाई हो गया कैंसिल, एक आर हो गया कैंसिल, बचा कितना, r/2। और आर के बारे में आप लोगों को पता है कि आर होता है d/2। तो ये हमारे पास हो जाएगा d/4। तो जो हमारा आंसर है डी, यहाँ पे स्मॉल से लिया हुआ है, कोई इशू नहीं है, हम लोग यहाँ पे स्मॉल से ले लेते हैं। ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, डी ऑप्शन, d/4, इट इज द करेक्ट आंसर। तो ये आप लोग को ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, एरिया ऑफ फ्लो डिवाइडेड बाई वेटेड पेरीमीटर। अगर यही हमारा कुछ रेक्टेंगल रहता, तो रेक्टेंगल के लिए जो हमारा एरिया हो जाता है वो हो जाता है, अगर ये एल है और ये बी है, तो ये हो जाता है हमारे पास एरिया एल बी हो जाता। और अगर इसको फुल फुल करते हुए आता, मतलब अगर इसको फुल वेटेड करते हुए आता वाटर, तो ये हो जाता 2 × L+। ठीक है ना। तो ये है हमारा वेटेड हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का फॉर्मूला। ओके गाइज, आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, आई होप यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेड लॉस इन अ फ्लोइंग फ्लूइड इज एक्सपीरियंस ड्यू टू। देखो हेड लॉस की बात कर रहा है, तो हेड लॉस हम लोग को पता है कि जो अगर फ्लो हो रहा है किसी पाइप में, तो हेड लॉस तो होना ही होना है, कुछ ना कुछ लॉस होगा ही। वो लॉस कैसे होता है, फ्रिक्शन के थ्रू लॉस होता है। ठीक है। डायरेक्शन अगर चेंज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एडीज बनेंगे, इससे एक लॉस होगा। चेंज इन सेक्शन, अचानक से, जैसे उसमें मैंने बताया था कि अचानक से यहाँ पे एब्रप्टली चेंज हो गया सेक्शन, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है, अचानक से यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो इससे भी हमारा हेड लॉस होगा। और ऑब्स्ट्रक्शन इन पैसेज, पैसेज मतलब कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे फ्लो हो रहा है और अचानक से बीच में मैंने क्या कर दिया, एक वॉल्व लगा दिया, वॉल्व से क्या हो गया, यहाँ पे मोमेंटम है वाटर का, फ्लो हो रहा है, अचानक से यहाँ पे तो आपने क्या कर दिया, वॉल्व लगा दिया, वॉल्व को क्लोज कर दिया। तो जब वॉल्व क्लोज होगा तो ये जो वाटर का की वेलोसिटी थी, वो वेलोसिटी क्या होगी, कुछ ना कुछ तो लॉस होगी ना। तो इस लॉस की वजह से भी हमारा क्या होगा, हेड लॉस होगा। ठीक है। तो ये चारों के चारों ऑप्शन हमारे लिए क्या है, करेक्ट आंसर है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, उसे राइट आंसर।
आई होप यू गाइस कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम जरूर उस पर हम लोग देखकर कोई ना कुछ, अगर कोई डाउट होगी तो हम लोग जरूर उसको बताएंगे आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बारे में बताया था द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, ये हमने बताया था पिछले भी क्वेश्चन में आया हुआ था, पिछले लेक्चर में भी आया हुआ था। ये आपको हमेशा पता है कि हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन क्या होता है, द वेलोसिटी हेड बिलो द एनर्जी ग्रेड लाइन। मैंने बताया था ना, ये हम अगर हमारा एनर्जी ग्रेड लाइन है, एनर्जी ग्रेड लाइन है, तो जस्ट इससे नीचे वेलोसिटी हेड के बराबर v²/2g के नीचे हमारा क्या फ्लो होता है, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। ये मैंने बताया था आपको, हाइड्रोलिक ग्रेड, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, ये मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो वेलोसिटी हेड बिलो द एनर्जी ग्रेड लाइन, ये ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द प्रेशर हेड एंड द एलिवेशन हेड, ठीक है, इन दोनों हेड को हम लोग क्या बोलते हैं। कहने का मतलब है कि बर्नौली प्रिंसिपल देखें तो प्रेशर हेड होता था, वेलोसिटी हेड होता था और एलिवेशन हेड होता था, डेटम हेड। अगर इसको और इसको अगर हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया है, तो ये हमारा हेड बन जाएगा स्टैटिक हेड। क्या हो जाएगा, स्टैटिक हेड, ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन होगा ये हो जाएगा स्टैटिक हेड का। इसको ही हम लोग पीजोमेट्रिक हेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीजोमेट्रिक हेड भी बोलते हैं, ठीक है। अगर यही ये और ये होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, स्टैग्नेशन हेड। क्या बोलते थे, स्टैग्नेशन। ये आप लोगों को मैंने बताया था बर्नौली वाले प्रिंसिपल में के टाइम पर, ठीक है। तो प्रेशर और वेलोसिटी जब रहेगा तो इसको हम लोग बोलते थे स्टैग्नेशन हेड, और अगर प्रेशर हेड और डेटम हेड रहता था तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, स्टैटिक हेड या फिर पीजोमेट्रिक। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ अ पाइप वेरीज अप्रोक्सीमेटली विद द वेलोसिटी लिक्विड प्रेशर स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्यूब ऑफ द वेलोसिटी। देखो ये जो है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, अगर किसी पाइप में अगर फ्लो हो रहा है, ठीक है, पाइप में अगर कुछ फ्लो हो रहा है तो उसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्रिएट होंगे। इसको सबसे पहले दो, एक हमारे पास जो फॉर्मूला आता था, मतलब इसकी स्टडी की गई थी, इसकी स्टडी दो लोगों ने सबसे पहले की थी, ठीक है। जो सबसे पहले स्टडी हुई थी उन्होंने, उनका जो नाम था, उनका नाम था हेजल हैगन, हैगन हैगन पॉजली इक्वेशन, हैगन पॉजली इक्वेशन फ्लो इसको बोलते थे। और सेकंड जो था वो था डार्सी वेस्पैक फ्लो, ठीक है, ठीक है ना। ये दो फ्लो, ये दोनों हम लोग दो लोगों ने स्टडी किया था। इन लोगों ने अपने अपने स्टडी के अकॉर्डिंग, अपने अपने एजम्पशंस के अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मूले दिए थे, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों के स्टडी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी नहीं। अभी इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा वो होगा डार्सी वेस्बैक इक्वेशन। इसका जो हमारा हेड लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो जो होता है एफ एल बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2GD। क्या होता है, एफ एल बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2GD, ठीक है। यहाँ पे जो जी और डी और एफ और यहाँ पे जो एफ है, एल है, बी स्क्वायर है, जी है। एफ का जो मतलब होता था, यहाँ पे एफ की वैल्यू जो होती थी, एफ होता था हमारे पास, इसको हम लोग बोलते थे फ्रिक्शन फैक्टर। क्या बोलते थे, फ्रिक्शन फैक्टर। क्या बोलते थे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एल है वो होता था कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ, कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ, ठीक है। बी जो होता है वो वेलोसिटी, और डी जो होता था वो डायामीटर, ठीक है, ठीक है। ये चीजें होती हैं, ये तीनों के तीनों फॉलोज होते हैं इक्वेशन, ठीक है। बेसिकली जो हैगन पॉजली होता था ये केवल लेमिनार फ्लो के लिए होता है, ठीक है ना, और कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन के लिए होता है जो ये। लेकिन ये जो होता है ये जनरल फॉर्म होता है, इसलिए मैंने जनरल फॉर्म को उठाया है, जनरल इक्वेशन होता है ये, ठीक है। मतलब ये टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार फ्लो, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर वेरी करता है तभी भी ये एप्लीकेशन अप्लीकेबल होता है ये फ्लो, ये इक्वेशन। तो ये इक्वेशन होता है HF इज इक्वल्स टू 4F H F इज इक्वल्स टू एफ एल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G
ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो एच एफ जो है वी स्क्वायर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एच एफ क्या है, वी स्क्वायर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी होगा। बात समझ में आ गई गाइज आप लोगों को? ठीक है, तो गाइज ये देखो आप, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो है, ये फॉर्मूला है आपका डार्सी वेसबैक इक्वेशन का। हमको सब थोड़ा बड़ा आइडिया तो लग गया क्या क्या चीजें होती हैं, इसके बारे में हम लोग दोनों स्टडी कर लेंगे, डार्सी वेसबैक का और हैगन पॉजली का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेमिनार फ्लो अकर्स। अच्छा, लेमिनार फ्लो के बारे में आपको बताया था कि जब हमारा लेसर देन 200 होता है रेनॉल्ड नंबर, तो हमारा लेमिनार फ्लो होता है। सिंपल क्वेश्चन है। टर्बुलेंट फ्लो के बारे में पूछा है, द फ्लो थ्रू विच द टर्बुलेंट इन नेचर। तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए हमारा जो ये इक्वेशन है, ये ऑप्शन जो है ग्रेटर देन होना चाहिए 4000 से, इसके बारे में मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, for a water is flowing through a 20 centimeter diameter of the friction factor F, the flow will be। देखो डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है, और फ्रिक्शन फैक्टर दे रखा है। तो डार्सी वेसबैक इक्वेशन के थ्रू, डार्सी वेसबैक इक्वेशन के थ्रू जो हमारा फ्रिक्शन फैक्टर होता था उसका जो फॉर्मूला होता है 64 डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड नंबर होता है। क्या होता है? 64 डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड नंबर होता है। ओके, तो अगर हम लोग, और हमसे पूछा गया कि द फ्लो विल बी विस्कस होगा, नॉन विस्कस होगा, बोथ विस्कस एंड नॉन, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा हमारा रेनॉल्ड नंबर पे। किस पे डिपेंड करेगा? रेनॉल्ड नंबर पे। बात समझ में आ गया? किस पे डिपेंड करेगा? रेनॉल्ड नंबर पे। तो फ्रिक्शन फैक्टर दे रखा है 64, यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर आराम से निकल जाएगा। रेनॉल्ड नंबर का जो फॉर्मूला हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई एफ। तो 64 डिवाइडेड बाई 0.04, तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करें 64, यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 10 रेज टू पावर -2, ये ऊपर हो जाएगा 10 रेज टू पावर 2, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। अगर रेनॉल्ड नंबर आ जाएगा 1600, तो आपको पता है कि जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेसर देन 2000 होती है तो वो कैसा फ्लो होता है? वो होता है विस्कस फ्लो। कैसा होता है? विस्कस फ्लो। ठीक है ना? तो जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। आई थिंक गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वाटर हैमर डिपेंड्स ऑन। वाटर हैमर की कंडीशन मैंने बताई थी कि अगर हमारा ये वाटर अगर इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है, और अचानक से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे वॉल्व को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, मतलब यहाँ से फ्लूड आ रहा है, इसके पास मोमेंटम है, अच्छी खासी एनर्जी है, और यहाँ पे अचानक से इसको फ्लो हो जाएगा, तो क्या करेगा? यहाँ पे हैमरिंग कंडीशन हो जाएगी। ठीक है ना, हैमरिंग कंडीशन होने लगी क्योंकि इनके पास वेलोसिटी है। ठीक है ना, तो हैमरिंग कंडीशन होगी। तो ये किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द पाइप पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल किस मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करेगा, और किस रेट से हम लोग स्टॉप कर रहे हैं। अगर ज्यादा जल्दी जल्दी स्टॉप करेंगे, रेट अगर हाई रहेगा स्टॉपिंग का, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो इन तीनों पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो ऑल ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, इसका आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन, सिंपल से, सब पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, प्रॉपर्टी किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर भी डिपेंड करेगा, और रेट ऑफ स्टॉपेज ऑफ फ्लो कि मतलब किस रेट से हम लोग रोक रहे हैं वाटर को। अगर हाई रेट से रोकेंगे तो हमारा उस तरह से वाटर हैमरिंग की भी डिपेंड करेगा कि अगर हाई रेट से रोकेंगे तो हाई होगी या वाटर हैमरिंग, अगर लो रेट से रोकेंगे तो वाटर हैमरिंग क्या होगी? लो होगी। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, पावर ट्रांसमिटेड थ्रू अ पाइप इज मैक्सिमम व्हेन द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके गाइस, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन हमने हाइड्रो उसके बारे में आप लोग को वाटर पावर के बारे में मैंने बताया था ना, वाटर पावर के बारे में मैंने बताया था कि अगर हमारे पास वाटर के पास कौन सा पावर होता है? P इक्वल्स टू रो जी एच, क्या होता है? रो जी एच क्यू होता है। समझ में आ गया? वाटर पावर के बारे में हमने, इस बारे में हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, तो अगर हम ये बात करें आपसे कि हमारा जो पावर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इस हाइट पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? इस हाइट पे और इस क्यू पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, तो हमारा जो, सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास, एक मिनट, अगर हमारे पास इस टाइप से कुछ, ठीक है, अगर इसमें वाटर फ्लो हो रहा है, ये हाइट हमारी क्या, कौन सी हाइट है? ये हमारा एच हाइट पर है,
और ये टोटल हमारा किस हाइट पे है, कैपिटल एच हाइट पे है। ठीक है, तो बर्नौली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, बर्नौली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर, वन पॉइंट पर जो ये फ्री सरफेस है और यहाँ पर टू सेकेंड पॉइंट पर, दोनों पॉइंट पर हमारी एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। तो वन पॉइंट पर जो हमारे सारे हेड हैं वो एच है और सेकेंड पॉइंट पे एच कितना, स्मॉल एच है। बात समझ में आ गया? ठीक है, ओके। अच्छा, और अगर सपोज करते हैं कि अगर कहीं से थोड़ा, ये किसके अकॉर्डिंग हो गया, ये बर्नौली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हो गया, बर्नौली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हो गया। और यहाँ पे हमने क्या लिया है, किसी भी तरीके का हेड लॉस नहीं हो रहा है। समझ में आ गया? किसी भी तरीके का हेड लॉस नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। किसकी बात करते हैं? सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें कि जब हम लोगों ने हेड लॉस को ले लिया है, क्या ले लिया, हेड लॉस को ले लिया है, तो जब हमारा हेड लॉस होगा तो जो हमारा सेकंड पॉइंट पर हेड होगा वो कितना होगा, H माइनस एच एफ हो जाएगा। समझ में आ गया? H माइनस एच एफ हो जाएगा। ओके गाइस, सेकंड पॉइंट पर, ये फर्स्ट पॉइंट पर हमारा टोटल हेड किसके इक्वल रहेगा, यहाँ के हेड और यहाँ पे हेड क्या रहेंगे, दोनों सेम रहेंगे। और सेकंड पॉइंट पर हमारा अगर हमने फ्रिक्शन ले लिया है तो इस पॉइंट पे हेड तो हमारा सेम रहेगा, बट आउटलेट पर हमारा क्या हो जाएगा, एच एफ माइनस हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग बर्नौली प्रिंसिपल लिखते हैं और अगर हमारा हेड लॉस होता है तो इनलेट वाले कंडीशन पर हम लोग हेड लॉस को माइनस नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा आउटलेट वाली कंडीशन पर हेड लॉस को माइनस करते हैं। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे अगर प्रेशर है P1 है, V1 स्क्वायर बाई 2G है, और यहाँ पे क्या है हमारा Z1 है, क्या है, Z1 है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हमारा P2 रहेगा हमारे पास, फिर सेकंड क्या रहेगा, V2 स्क्वायर बाई 2G रहेगा हमारे पास। ठीक है, फिर Z2 रहेगा। तो इस वाले पोर्शन में हम लोग HF को माइनस करते हैं, सेकंड वाले, सेकंड पोर्शन। तो उसी तरीके से हमारा जो सेकंड आउटलेट वाले पोर्शन है उसमें हम लोगों ने क्या किया, HF को माइनस किया है। बात समझ में आ गया? ओके गाइज, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि पावर ट्रांसमिशन मैक्सिमम कब होगा। ठीक है ना? तो हम इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल पावर हमारा जो इनलेट पर है, यहाँ पर इनलेट पर कितना है, रो जी क्यू और एच, क्या है, रो जी क्यू एच है, और यहाँ पे क्या है, रो जी क्यू एच है। ठीक है, तो जो हमारा एफिशिएंसी होगी, क्या होगी, एफिशिएंसी होगी, वो किस कैसे होगी, आउटलेट डिवाइडेड बाय इनलेट हो जाएगा। तो आउटलेट पावर कितना है, रो जी क्यू एच सेकेंड पर, और इनलेट पावर कितना है, रो जी, 1 मिनट गाइस, रो जी क्यू एच है। ठीक है, तो रोजी क्यू और रोजी क्यू क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा एच, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एच कितना है, एच माइनस एच एफ है, कितना है, एच माइनस एच एफ है, और नीचे कितना है, एच है। ओके, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग क्या करना है कि मैक्सिमम कंडीशन लेके जानी है, क्या लेके जानी है, मैक्सिमम कंडीशन। तो यहाँ पे देखो कंडीशन क्या क्या हो सकता है। अगर हम लोग को मैक्सिमम कंडीशन लेके चलनी है तो नीटा को क्या होना पड़ेगा, एफिशिएंसी को मैक्सिमम होना पड़ेगा। आउटपुट अगर हमारा मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा नीटा मैक्सिमम होगा। तो नीटा मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा एच एफ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। नीटा मैक्सिमम कब होगा, यहाँ पे देखो नीटा मैक्सिमम कब होगा, जब एच एफ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आ गया? या फिर नीटा मैक्सिमम कब होगा, पावर मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा रो जी क्यू एच क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी, ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तभी तो हमारा एच, हमारा नीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तभी हमारा क्या होगा, नीटा मैक्सिमम होगा। ये दो कंडीशन हो सकती है, नीटा मैक्सिमम होने की क्या कंडीशन हो सकती है कि एच एफ को क्या होना चाहिए, एच एफ क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है ना, कम हो रहा है, तो इसको एकदम मिनिमम कर दो, या तो इसको मैक्सिमम कर दो। लेकिन इस केस के लिए अगर रो जी क्यू एच को अगर मैक्सिमम कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, क्यू को हमको मैक्सिमम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्यू को हमको मैक्सिमम करना पड़ेगा। और हमको ये पता है जब क्यू मैक्सिमम होगा तो हमारा वी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वी स्क्वायर भी मैक्सिमम हो जाएगा, वी स्क्वायर इंक्रीज करेगा। हमको पता है ना, अभी हमने बताया था कि एच ऑफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी, हाँ सॉरी, क्यू मैक्सिमम होगा तो, सॉरी, क्यू मैक्सिमम जब होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। और हमको ये पता है कि जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो वी स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। और हमको ये पता है कि एच एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के। तो वी स्क्वायर जब मैक्सिमम होगा तो हमारा एच एफ भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, होगा ना। तो सब डिपेंडेंट है। समझ में आ गया? कंडीशंस क्या हो सकती हैं, पहला, नीटा को अगर मैक्सिमम करना है तो हमारे एच एफ को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि अगर नीटा को
इंक्रीज करना है, मतलब पावर आउटपुट को इंक्रीज करना है, तो उस केस में क्यू को मैक्सिमम करना पड़ेगा। और हमको ये पता है कि जब क्यू मैक्सिमम होगा, इंक्रीज करेगा, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो हमारा वी स्क्वायर इंक्रीज करेगा, और वी स्क्वायर जब इंक्रीज करेगा तो हमारा एच एफ की वैल्यू क्या करेगी, वो भी इंक्रीज करेगी, मतलब हमारा हेड लॉस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये तो गलत हो गया, हमको एच एफ को तो मिनिमम करना है ना, तो हम लोग क्यू को मैक्सिमम नहीं कर सकते। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑप्टिमम कंडीशन लेंगे। क्या लेंगे? ऑप्टिमम कंडीशन। क्या लेंगे? ऑप्टिमम कंडीशन। ऑप्टिमम कंडीशन में हम लोग मतलब मैक्सिमा या फिर मिनिमा करेंगे। क्या करेंगे? मैक्सिमा या फिर मिनिमा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग कि जो हमारा पावर है, हमारे पास पावर कितना था, पावर हमारे पास कितना था, रो कितना था, पावर जो हमारे पास था वो कितना था, रो जी क्यू एच, यही था ना, रो जी क्यू एच था। बात समझ में आ गया, रो जी क्यू एच था। तो यहाँ पर जो हमारा रो जी क्यू एच की वैल्यू कितनी है, एच माइनस एच एफ है। और डार्सी विस्बैक इक्वेशन के थ्रू जो हमारा एच एफ था वो किसके था, एफ एल वी स्क्वायर बाई टू जी टी। तो हमको ये पता है कि जो हमारा पी है वो वी पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग मैक्सिमम मिनिमा कंडीशन कैसे लगा देते थे, डेरिवेशन करते थे, डेरिवेटिव करके हम लोग उसको जीरो पुट कर देते थे, क्योंकि वी पर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग डी बाई डी वी निकाल देंगे और इसको कर लेंगे रो जी क्यू एच माइनस, मतलब एफ एल वी स्क्वायर बाई टू जी टी। अगर हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो हमारे पास वैल्यू आएगी एच, अगर हमने जीरो को सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी एच इज इक्वल्स टू, एक मिनट गाइस, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी एच इज इक्वल्स टू एच एफ बाई, ठीक है ना। तो जो हमारा क्या होगा, एच एफ बाई वन बाई थ्री बाई है, कितना है, हेड, टोटल हेड, एच हमारा क्या है, टोटल हेड है, ठीक है ना। तो जो हमारा पावर ट्रांसमिट थ्रू द, जो हमारा फ्रिक्शन में जो हेड लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, वन थर्ड ऑफ द टोटल हेड सप्लाई। बात समझ में आ गया। तो हमारा जो एच एफ थ्री होगा, सॉरी एच एफ, सॉरी ये नहीं होगा फॉर्मूला, एच एफ इज इक्वल्स टू एच बाई थ्री, ये होगा, ठीक है। तो जो हमारा टोटल हेड है एच है और थ्री है, तो ये हमारा फॉर्मूला, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा, ये कंडीशन निकल के आएगी, मतलब हमारा टोटल हेड डिवाइडेड बाई थ्री। बात समझ में आ गया। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये है करेक्ट, ठीक है गाइज। तो गाइज आप लोग देखिए, अगर इस क्वेश्चन में अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो एक बार बताइएगा, हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, ये कंडीशन है, ठीक है ना, टू एच एच एफ इक्वल टू एच बाई थ्री है, समझ में आ गया। तो जो हमारा नीटा मैक्सिमम होगा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन समझ लीजिए आप लोग, यहाँ पे एच एफ की वैल्यू एच बाई थ्री आ गई, तो जो हमारे यहाँ पे नीटा मैक्सिमम होगा वो कितना हो जाएगा, हमको पता है नीटा की वैल्यू कितनी है, एच, हमारे पास नीटा की वैल्यू कितनी थी, एच माइनस एच एफ डिवाइडेड बाई एच, ठीक है ना। तो यहाँ पे एच एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, एच बाई थ्री आ रही है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना एच माइनस एच बाई थ्री डिवाइडेड बाई एच, तो यहाँ से आ जाएगा टू बाई थ्री, ठीक है। तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 66.67% आएगा, ठीक है ना। जो हमारा नीटा मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, 66.67% आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास नीटा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी रहेगी, 66.67। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, ये क्वेश्चन नीटा मैक्सिमम कितना होगा, एफिशिएंसी कितनी होगी पाइप के केस में, पावर ट्रांसमिशन के केस में, तो डायरेक्ट आप लोग ध्यान में रख लेना, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इस एच एफ की वैल्यू को उठा करके नीटा वाले फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर देना है, इस वाले पोर्शन में, ठीक है। तो हमारे पास ये 66.67 आ जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, टू रिप्लेस अ पाइप ऑफ डायमीटर डी बाई अ एन पैरेलल पाइप ऑफ डायमीटर डी, द फॉर्मूला यूज्ड इन। ओके गाइस, तो हमसे ये पूछ रहा है कि अगर हमारे पास बहुत सारे पाइप जो हैं वो कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, अगर उनको हम लोग की एक पाइप से हम लोग क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा। तो देखो, अगर पाइप हमारा इन पैरेलल कंडीशन में जब होता है, पाइप पैरेलल कंडीशन में होता है, तो दो चीजें होती हैं। पहला क्या होता है इस केस में कि जो हमारा क्यू, नेट क्यू जो होता है, अगर हमने सारे वो किसके बराबर होता है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। और जो सेकेंड होता है कंडीशन, वो होता है, सेकेंड कंडीशन क्या होता है हमारे पास, जो हमारा एच एफ होता है वो, मतलब फ्रिक्शन लॉस जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है हर जगह पर, क्या होता है, सेम होता है, ठीक है।
ये सब चीजें होती हैं, सेम होता रहता है। ठीक है, तो आओ देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो हमको ये पता है कि Q इज इक्वल्स टू है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, ये है। तो सारे Q में हमको ये पता है कि डायमीटर जब सेम है तो वेलोसिटी भी सेम होगी, और डायमीटर जब सेम है तो क्या होगा, एरिया सेम होगा और वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो इस केस में कितना हो जाएगा, सपोज कर लिया कि हमारे पास n है, हमारे पास पाइप, तो कितना हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ Q हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ Q1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। ओके, Q n, तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई/4। ए Q1 कितना होता है, A1V1 होता है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, पाई/4 D1 स्क्वायर, D1 स्क्वायर टू, Q इज इक्वल्स टू n पाई/4 D1 स्क्वायर इंटू, सपोज कर लिया कि वेलोसिटी सब में स्मॉल v है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। और ये जो हमारा अगर हमने रिप्लेस किया तो इस केस में हमारे पास जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई/4 D स्क्वायर इंटू कैपिटल V इज इक्वल्स टू हो जाएगा n इंटू पाई/4 D1 स्क्वायर इंटू, ये हो जाएगा हमारे पास कंडीशन हो जाएगी। ठीक है ना, ये जो पोर्शन है, ये अगर हमने Q1 Q2 Q3 मतलब डिफरेंट पाइप्स को क्या कर लिया है, पैरेलल में ऐड किया हुआ है, तब उस केस में हमारा जो टोटल Q आ रहा है। और ये हमारा क्या है, अगर सबको मैंने हटा करके केवल एक पाइप लगा दिया है तो उस टाइम पे हमारा फ्लो आ रहा है। तो इस केस में दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लें तो पाई/4 से हमारा पाई/4 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है ना, तो इस केस में जो हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी D² डिवाइडेड बाई D1 स्क्वायर, नहीं D ही रखो क्योंकि सबका D है, सेम है, तो D² हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा V/V। ठीक है ना गाइज। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हमारा n भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड केस क्या अप्लाई कर सकते हैं, कि जो हमारे पास HF है, इक्विवेलेंट HF, अगर हमने सारे पाइप्स को हटा दिया है और पहले पाइप या फिर सेकेंड, सबका HF क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो डार्सी वेस्टबैक इक्वेशन के थ्रू क्या होता है, FL V² डिवाइडेड बाई 2G, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, FL V² डिवाइडेड बाई 2G, ये हो जाएगा। FL से FL कैंसिल, 2G से 2G कैंसिल। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इक्वेशन निकालें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो सॉरी गाइस, अगर हम लोग यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी D/D। कितना हो जाएगा, D/D इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा V² डिवाइडेड बाई V²। ये बात समझ में आ गया, D/D इज इक्वल्स टू स्मॉल V² डिवाइडेड बाई कैपिटल V²। ओके, फिर यहाँ से जो हमारा वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से V/कैपिटल V जो होगा वो हो जाएगा स्मॉल d डिवाइडेड बाई कैपिटल D रेज टू पावर 1/, ओके। ये वाली बात आ गई समझ में आपको कि स्मॉल v, क्योंकि हम लोग को यहाँ से स्मॉल v को उठा करके यहाँ पे पुट करना है। बात समझ में आ गया आप लोगों को, तो यहाँ पे पुट कर लो। तो अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में लेकर के जाएं तो D² डिवाइडेड बाई D² इज इक्वल्स टू n D/D 1/2। अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करें अच्छे से, तो यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएगा D, यहाँ पे मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स इक्वेशन हम लोग को पुट करना है, तो D/D हो जाएगा इक्वल्स टू 5/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई इक्वल टू n हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात हम लोग को समझ में आ गई यहाँ से। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा को सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। n हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा D डिवाइडेड बाई 5/2। ठीक है, और इसको अगर हमने क्या कर लिया कि अगर D इज इक्वल्स टू, अगर हमने यहाँ पे थोड़ा सा देखा, D इज इक्वल्स टू हो जाएगा D डिवाइडेड बाई n पाई 5/2। ये हमारे पास आंसर आने वाला है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये तो होगा नहीं, ये तो गलत है। ये हमारा क्या है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग इसमें एक चीज ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर डी में क्या है,
कि d इज इक्वल टू स्मॉल डी इक्वल टू डी बाई एन डिवाइडेड बाई 5 बाई के पावर रेस बाई 5/2। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, इसको आप लोग सही कर लेना। ये ऑप्शन जो होगा d डिवाइडेड बाई n 5/, ठीक है गाइस। तो ये हमारा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख लेना। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हम जरूर आप लोगों को तक फिर से एक बार अगर समझाना होगा तो हम लोग समझाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 टर्बुलेंट फ्लो, आपको पता है कि मोर देन 4000 होना चाहिए, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द डार्सीज फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था डार्सीज फॉर्मूला क्या है, एफ एच एफ की वैल्यू कितनी होती है, एच एफ की वैल्यू कितनी होती है, एफ एल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2GT। एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 4F-L-V² डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे जो एफ डैश होता है ना, एफ डैश जो होता है ना, ये हमारा होता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है ना, फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है। और यहाँ पे जो ये एफ होता है वो फ्रिक्शन फैक्टर होता है। क्या होता है, फ्रिक्शन फैक्टर। ओके गाइस, तो ये दोनों चीजें होती हैं, इन दोनों चीजों को आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है, ये दोनों चीजों को आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूला सही हैं, यहाँ पे ये हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ लिक्विड जेट फ्रॉम अ नोजल एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर द ट्रांसवर्सेस अलोंग। ये आप लोगों को पता है, ये आप लोग क्लास 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई भी यहाँ पे नोजल लगाया गया है, ठीक है, और ये एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है, तो ये कुछ इस तरीके का पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। किस प्लेन में हो रहा है, एक्स वाई प्लेन में होगा, ये प्लेन मोशन होने लगेगा। तो एक प्लेन मोशन में जब होगा तो कैसा फ्लो होता है, एक्स वाई फ्लो होता है, मतलब समथिंग कुछ इस टाइप से फ्लो आप लोगों ने पढ़ा होगा, टाइप से फ्लो होगा, ठीक है ना, इस टाइप से फ्लो होता है जो अल्फा एंगल पे बनता है। यहाँ इस डायरेक्शन में हम लोग यू लेते हैं, इस डायरेक्शन में हम लोग वी लेते हैं। तो हमको ये पता है कि डी एक्स बाई डी टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी हो जाए यू हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी यू कॉस थीटा। अगर यहाँ पे यू है और यहाँ पे अगर थीटा है तो इस सेक्शन में कितना यू कॉस थीटा हो जाता है, ऊपर के डायरेक्शन में कितना हो जाता है यू साइन थीटा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला होता है, यू कॉस थीटा इंटू टी हो जाएगा, यहाँ से टी की जो वैल्यू हो जाएगी एक्स बाई यू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से अगर हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया वर्टिकल डायरेक्शन में, तो एच जो हो जाता है एस क्या होता है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, एक सेकेंड, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमको ये पता है कि यहाँ पे यू वाई लेना है, अब यहाँ पे टी लेना है प्लस हाफ ए वाई लेना है, टी स्क्वायर लेना है। यहाँ पे टी की वैल्यू निकल के आ गई एक्स बाई यू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यू वाई की वैल्यू हो जाएगी यू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ए वाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी रहेगी, टी की वैल्यू एक्स बाई कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करते हो तो y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर का फॉर्म में आएगा, तो हम लोग बोलते हैं क्या, पैराबोलिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, पैराबोलिक इक्वेशन। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है इज द करेक्ट आंसर। बस इसको इतना ध्यान में रखना है, इसको डेरिवेशन की कोई इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस इसको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा कैसा इक्वेशन आएगा, y और x के बीच में सेकेंड पावर सेकेंड का हमारे पास इक्वेशन रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते देते हैं, पैराबोलिक इक्वेशन बोलते हैं। ओके गाइज, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आई होप यू गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम इससे भी और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने लेकर के आएंगे सारे सब्जेक्ट्स के। धीरे धीरे आप सब्जेक्ट्स आपके ऐड होते रहेंगे। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू वेरी मच।